है गाइस व्हाट्सअप। समय हो रहा है 12:11 और चैनल है फिजिक्स जेनेसिस। मैं विश्वजीत दास आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट हमने देखा था, जहां पे हमने बहुत सारे बातें किए थे। करंट की प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा था कि कैसा भी कंडक्टर हो, करंट हमेशा उसके लेंथ के अलॉन्ग ही फ्लो करेगा। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो एंड हमने ये भी देखा था ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में हमने देखा, एंड हमने देखा था कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक दे आर ऑल इन योर ग्रिप। सो अज्यूमिंग दैट हम आगे बढ़ेंगे आज जहाँ पे हम ख़त्म किए थे लास्ट क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकाला था, करंट डेंसिटी भी हमने निकाला था रिलेशन। तो हम देखे थे जो रिलेशन आया था आई का, अगर आप याद करोगे तो वो कुछ इस प्रकार था। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो आई नाउ यू सी वन मोर पॉइंट फॉर करंट, that we know that I is equal to NeAVD, right? So this is the carrier concentration, this is the charge of electron, this is the area of cross section, and this is the drift speed. You see that I is proportional to area into drift speed, right? Now you see that when I'll consider a cross section like this, so whose cross section is somewhat like this. So if the cross section is somewhat like this, you see that when the charge enters at this point, let us tell this is Q, right? The same charge flows out of the cross section like this, right? So only thing is, the difference over here is that when area decreases, the speed automatically increases, right? This we already studied in the equation of continuity, right? So when area will increase, the speed will decrease and vice versa. So here in this case, whatever the charge is entering at this cross section, the same charge has to come out of the cross section. It means what? It means whatever the current is flowing at this point, the same current flows at this point, the same current flows at this point. So in a conductor, current does not change with cross section. This point you have to keep in mind, right? Only thing is, yes, here the area is A1, here the area is A2. So only thing I can tell that A1 is greater than A2, that means the drift speed at 1 is less than the drift speed at 2. This thing is quite commentable, but current remain always constant, right? So whatever the cross section of the conductor, current always remain constant. This point you have to keep in mind. वो आया था कुछ E/m into tau, ठीक है। वहाँ पे हमने टाउ को देखा था रिलैक्सेशन टाइम, राइट। ये सब चीज़ें हमने देखा था। ये सारे चीज़ें आपके टिप्स पे होना चाहिए। सो अगर ये चीज़ आपके टिप्स में होगा तो यू विल सेव टाइम। आप सोचोगे कि सर मुझे इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा। अरे आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। आपको अगर आपको 160 170 नंबर लाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंड अगर बोर्ड में फुल मार्क लाना है फिजिक्स में, तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के साथ, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था Vd का, उसको हम और भी ऐसे लिखते थे, याद करो। इसे हम लिखते थे V/L इंटू टाउ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, इसे हम V/L लिखते थे। ये V वेलोसिटी नहीं है, ये V क्या है? पोटेंशियल। ये V क्या है? वेलोसिटी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो I का एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज इक्वल टू N इंटू E इंटू A इंटू Vd का वैल्यू पुट कर दो, E/V टाउ अपॉन M इंटू L। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दोस्तों। तो ये आंसर कितना आया? NE² इंटू V इंटू A अपॉन M इंटू L इंटू टाउ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया करंट का, राइट। तो अगर मैं यहाँ से वोल्टेज की बात करूँ तो ये हमारा वोल्टेज था या पोटेंशियल डिफरेंस। तो V को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ज़रा बताओ। सो V इज इक्वल टू, राइट, तो हम इसको लिखेंगे M इंटू L अपॉन NE² इंटू A इंटू टाउ इंटू I। यस, सो यहाँ से हमारे पास ये आया वोल्टेज का एक्सप्रेशन। तो अगर हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन को यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू R इंटू आई। यस, आप सही सोच रहे हो।
आपने इसको पढ़ रखा था क्लास 10th पे, V इक्वल टू आई आर और V इक्वल टू आर आई। ये होता है कौन सा लॉ? ओम्स लॉ, राइट। तो ये जो R आया, सो दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो R को हम क्या लिखेंगे? तो ये आया M इंटू L डिवाइड बाय, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, टाउ इंटू L अपॉन A, राइट। तो ये हुआ रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, राइट। आपने पढ़ रखा होगा रेजिस्टेंस को हम लिखा करते हैं रो L बाय A। याद करो, आप इसको पढ़े हो क्लास 10th पे। अरे यही वो चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रो जो आया मुझे, तो रो मुझे मिला ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम इस चीज़ को और थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस चीज़ को, तो R रेजिस्टेंस जो मिला हमें रो L बाय A, तो रो का जो वैल्यू आया, सो ये कितना आया? M अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। नाउ इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपने सुना होगा ये नाम, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है दोस्तों। कैसा प्रॉपर्टी है ये? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। व्हेयरएज ये जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ये होता है बल्क प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ मज़ा आ रहा है? तो ये सब चीज़ें आप पढ़ रखे हो, बट इसको आप कंपैरिजन करके याद रखना, ठीक है। तो ये रो का वैल्यू आ रहा है M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सोच के देखो, ये जो रो आया, ये M तो कांस्टेंट है, N वेरी कर सकता है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट है, टाउ भी वेरी कर सकता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम मैंने बताया था आपको, इट इज़ द टाइम इलास्ट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है। जितना जोर से कॉलिजन होगा उतना रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घटेगा, राइट। बहुत जल्दी कॉलिजन हो रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो ये जो रो है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ये किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का प्रॉपर्टी। एंड ये कैसा प्रॉपर्टी? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। एंड आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, ये डायमेंशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है। आप अगर रो के एक्सप्रेशन को आप देखोगे, तो ये जो रो वाला एक्सप्रेशन है, ये डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, राइट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया रो का इतना, ठीक है। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं आयरन की बात करूं, कॉपर की बात करूं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रो होता है एलॉय का, सबसे ज़्यादा। तो हमारे पास ये आया। देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि L एंड A है, एंड वो मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। बट रेजिस्टिविटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मान लो मेरे पास एक, खैर इस चीज़ को हम बाद में बात करेंगे, जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे उस केस में हम एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। अभी के लिए मैं और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको ना। तो हमारे पास ये आ गया कौन सा लॉ? दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, राइट। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर इस कंडक्टर में मान लो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। एंड एवरी कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो ओम्स लॉ इज टेलिंग दैट द करेंट थ्रू ए कंडक्टर, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। द करेंट थ्रू द कंडक्टर, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अक्रॉस द टू टर्मिनल। ये दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, उसी के साथ ये प्रोपोर्शनल होता है करंट, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज, मैं इसको पोटेंशियल को यहाँ पे V ले लेता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे I प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर हम यहाँ से इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट सम कांस्टेंट इनटू V। सो ये कांस्टेंट K को हम बोलते हैं यहाँ पे कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो वोल्टेज का वैल्यू आया, दैट इज इक्वल टू 1/K इंटू I, राइट। ये 1/K को हम लिखते हैं R इंटू I। सो ये हमारे पास आ गया ये वाला कंपैरिजन, ठीक है। आप कंपेयर करके याद रख सकते हो। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो R को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? R को हम लिख सकते हैं 1/K, राइट। K को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। एंड R को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। तो जो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है।
तो R को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जो कि क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, कंडक्टेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है बच्चों, ये ओम होता है, ओम, ओ डबल एम वाला ओम नहीं, OHM, इसका सिंबल होता है ऐसे, ओम, ठीक है। एंड कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है बच्चों, वो होता है मोह और ओम इनवर्स, ठीक है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, ओम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ नहीं है, क्योंकि ये मैटर का किसी प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। ये तब वैलिड होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर मैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको बताऊं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अक्रॉस इट्स टू एंड, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो क्या चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, करंट कांस्टेंट होना चाहिए। एंड अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये लॉ वैलिड नहीं होगा। इसलिए इसको ये दिस इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ, ठीक है। नाउ तो अभी हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बताया आपको कंडक्टेंस का यूनिट होता है मो और ओम इनवर्स, इसे कभी कभी सीमेन भी बोल देते हैं, ठीक है, साइमेन, राइट। तो ये हुआ कंडक्टेंस का यूनिट, राइट। तो अभी हम बात करेंगे, अच्छा, मोह का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार ऐसे होता है, उल्टा ओम, इसे डेल्टा बोलते हैं। नाउ अभी हम अगर ओम्स लॉ के बारे में और थोड़ा एनालिसिस करेंगे बच्चों, तो देखो, अच्छा ये सब चीज़ आप नोट करते चलो, ठीक है। नाउ अगर हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे तो V इक्वल टू हमारे पास आया R इंटू आई। तो आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है ये Y इज इक्वल टू MX प्लस C का फॉर्म है, एंड C यहाँ पे कितना है, 0 है ना। तो C अगर 0 है, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर मैं वोल्टेज वर्सेस करंट का एक ग्राफ प्लॉट करूँ यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा हैविंग Y इंटरसेप्ट 0, ठीक है। ये Y इंटरसेप्ट कितना है, 0। तो ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा, एंड उसी का अगर हम टेंजेंट लेंगे तो टैन थीटा को बच्चों बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप, राइट। तो जिसे हम लेटर M पे डिनोट करते हैं, ये वाला M। तो M का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, Y कोऑर्डिनेट अपॉन X कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो कि हमारे पास क्या आ गया बच्चों, R, ठीक है। तो R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है एवरी मटेरियल का, ठीक है, जो कि क्या करता है, अपोज करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप ऐसा समझो, अगर मैं एक कंडक्टर में पोटेंशियल लगा दूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ दौड़ेंगे, राइट। तो जो दौड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, राइट, तो बिफोर दे एक्वायर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो आपस में भिड़ लेंगे, राइट, कोलाइड करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन एक रेजिस्टेंस आएगा, एक अपोजिशन आएगा उनके मोशन में, राइट। दैट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ टू द नेचुरल फ्लो ऑफ और टू द नेचुरल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक अपोजिशन होता है टू द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है उसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये जो सिंबल ऐसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिनोट करता है अपोजिशन को, ठीक है। आप याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसे हम या फिर रियोस्टैट भी हम बोल सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, राइट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है बच्चों, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है हमारे नेचर में या हम जो यूज करते हैं, वो मैंगानीन से बनाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज मेड अप ऑफ मैंगानीन, एंड और एक है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंटन, ठीक है। कॉन्स्टेंटन से बनाया जाता है। जस्ट एक बोल रहा हूँ आपको, याद रख लेना इस चीज़ को, थियोरेटिकल पॉइंट है। तो हमारे पास ये आ गया स्लोप का वैल्यू, रेजिस्टेंस, राइट, जिसका यूनिट होता है कितना, ओम, राइट। नाउ तो अगर हम I वर्सेस V की ग्राफ प्लॉट करें, ये सारे चीज़ को आप नोट करते चलना धीरे धीरे करके, ठीक है। नाउ अगर हम I वर्सेस V की ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा,
बट उसका स्लोप क्या देगा हमें, रेजिस्टेंस? नो, उसका जो स्लोप देगा हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जो स्लोप होता है दैट इज वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं यहाँ पे आई वर्सेस वी की ग्राफ बनाऊं तो आई वर्सेस वी का जो ग्राफ होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट उसका जो स्लोप होगा बच्चों, वो स्लोप क्या होगा रे, दैट स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू के, दैट इज इक्वल टू 1/r, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस, राइट, जिसका यूनिट क्या होता है, मो। नाउ तो अभी हमने इस चीज़ को समझा, तो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी एंड कंडक्टेंस का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेजिस्टेंस किस लिए आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉलिजन। ठीक है, जो कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ओनली बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस अराइजेस। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के साथ। व्हेन वी टॉक अबाउट ओम्स लॉ, वी टोल्ड दैट when several physical parameter like temperature, pressure, they remain constant, current is directly proportional to the potential difference across the two end. So if I'll tell you that this is the conductor, then the current through this conductor is proportional to the voltage. But what if I'll tell you that this statement is wrong, this statement is not correct, absolutely not correct, this you wrote in your examination because it is specified in your book, in your NCERT book or AICTE book, but the actual law is, let me tell you, the actual law is the electrical conductivity or resistivity of a material is independent on the magnitude and direction of the electric field. This is the law. Now first of all, a law is a law, you can't change that, right? If you remember, I think if you have watched 3 Idiot movie, there Amir Khan explains the concept of, explains the definition of a machine, right? Ironically, we liked that movie and we appreciated the acting of Amir Khan there, right? So he tried to mention the definition of machine, right? So first of all, Ohm's law, it is the law that is given by Ohm. Ohm has a very high intellectual value among all of us. Neither he is a fool nor he is an idiot. So whatever the thing, the terms, the physical quantities he has written over the law, it has some meaning to the law, right? The all those words used by Ohm or all those words used by different scientists when they gave a law, it has different essence in it. Different essence, I mean the law, it has self-importance. He, according to him, he told that the electrical conductivity or resistivity is independent on the magnitude and direction of the electric field. Now when you tell this statement, in some batches student will bet you like this, sir this is wrong, या आप हमें आप गलत पढ़ा रहे हैं. No, I am not telling you wrong. This is the statement. If you open Halliday reasoning book, there it is clearly written that Ohm's law tells that the conductivity or resistivity of a material is independent on the electric field, means magnitude and direction of the electric field, right? So if I will tell you, the law is like this: J is equal to sigma into E. So J is the current density vector and E is your electric field, and this law comes from here that J is proportional to E, right? So J is equal to sigma into E. So sigma is the electrical conductivity. You change the electrical conductivity, you change the, the electric field, current density vector will change, but this will not change. This will remain constant. So as far as the electrical conductivity is concerned, that when you apply, see, I am not telling that the statement you are telling that is wrong. You are telling that I proportional to voltage under several conditions remaining constant, but that is the inference that is taken from here. This is actually the Ohm's law, right? I will come to here how it come, right? So the statement you are reading or you are coming across several times from your class 10th, that statement is not wrong, but that statement is the inference from this statement that the electrical conductivity or resistivity of a material is independent on the magnitude and direction of the electric field, right? So what Ohm is trying to tell that
he is trying to tell that potential difference is not the root cause for flowing of current through a conductor. While studying electrostats, वहाँ पे हमने देखा था कि inside a conductor electric field is zero, right? But when a current is flowing in a conductor, definitely an electric field is set up. It is because of the electric field the current is flowing. So what Ohm is trying to tell that electric field is the root cause for flowing of current. Potential difference is not the root cause for flowing of current. 3 chapters from now, when we will talk about EMI, that is electromagnetic induction, there we will introduce a parameter that is called induced electric field. Induced electric field is different from the electric field that you studied in the electrostats. Both are different quantities, because electric field that you studied in the electrostats, it is a conservative field, whereas the induced electric field that we are going to talk about in the EMI, that is a non-conservative field. So when it is a non-conservative field, you can define the potential difference for that, because potential energy or potential of any system is defined only for a conservative field. But there we will see that without potential difference a current can flow. Now at that point you cannot tell that how a current is flowing, because electric field is the root cause for current, not potential difference is the root cause for current. We can glow a ball without any potential difference. Only induced electric field is responsible for the flow of current, right? So इसीलिए जो रूट कॉज होता है फ्लो ऑफ करंट के लिए, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस. सो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जो लॉ आप पढ़ रहे हो, जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो वो गलत है. दैट इज द इन्फरेंस यू आर टेकन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट नाउ विच आई टोल्ड यू, राइट? नाउ इफ यू सी दैट J is equal to sigma E, now you talked about that V equal to IR. So how I can comprehend both the statement? Watch out here. So J is nothing but I upon A, right? So sigma we can write 1 upon rho, that is 1 upon resistivity, into electrical, ये जो electric field है, we can write this as V upon L, when the length of the conductor we assume as L, right? So from that, if you wish to calculate V, so V is equal to what you can write, that is equal to rho L upon A into I, and this thing you know that is nothing but resistance. So that's why your law is V equal to Ri. So I am not telling that this statement is wrong. This is the inference that is taken from this statement. So the actual statement is, now I have told you, that is the electrical resistivity or the electrical conductivity, it is independent on the magnitude and direction of the electric field, right? So you see that this law is the scalar form of Ohm's law and this law is the vector form of Ohm's law. This is the actual law given by Ohm. This is the vector law. Now I am not trying to tell you that this is the easy statement and this is the difficult statement. While it is, this statement was there, why sir you are telling that this statement is the correct statement and this statement is the wrong statement? I am not telling that. This is the actual law given by Ohm, right? So a law is a law, you can't change that, right? So you need to remember both the things, right? So I hope ये चीज़ आपको क्लियर हुआ ओम्स लॉ के बारे में. सो हम V और I के जो ग्राफ है वो कुछ हम ऐसे बना रहे थे, ऐसे. सिमिलरली हम J एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, उसका भी ग्राफ होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है. सो इफ आई विल टेल यू दैट अनदर पॉइंट, वॉच आउट हियर. सो व्हेन यू आर टेलिंग दैट current is flowing, right? Current is flowing means you are telling that this point is V1, this point is V2, this is the potential at this end, this is the potential at this end. So when current flows like this, so definitely this is having high potential, this is having low potential, because by convention you are telling that direction of flow of positive charge is the direction of current. So here this is the positive charge that is moving from this potential to this potential. But what if I will tell you that there is a negative charge
So what happens for the negative charge? It will come from this potential to this potential, because you know that the flow of electron is opposite to the flow of current, the conventional current. Now you see that positive charge is not violating the energy conservation principle, because it is moving from high potential to low potential. But negative charge, you are claiming that as it is moving from this side to this side, so according to you it is violating the charge, violating the conservation principle of energy. No, conservation of energy principle is not violated. Rather, we should tell like this, that current always flows from high potential energy to low potential energy, because if you are telling that V1 into Q, this is the energy at this end, is greater than V2 into Q, then only the current will flow from this side to this side. This side to this side the current will flow. But when I will multiply minus Q over here, this thing will come as V2 into minus Q. So that means the negative charge also moves from high potential to low potential, because for the negative charge this is the high potential, this is the high potential. So this is the high potential and this is the low potential. So that's why it never violates the energy conservation principle. I hope ये चीज़ आपको समझ में आया है, right? So Ohm's law का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बताया. This is the scalar form and that is the vector form. Now this is the actual Ohm's law. This law is given very before this law came, right? So this is the inference actually that is derived from this law. Okay. Now I will tell you how this J equal to sigma E comes. Now watch out for this. Now you know that already you know that current is equal to NEAVD. This is the drift speed. Now from that we can write I by A, that is equal to J, that is equal to N into E into VD. VD is nothing but E by tau into M. Now again telling that the half factor will not come, this we have already taken. So already we have taken care of this half factor. So this is J is equal to, this is N E square into E or into M upon tau into E, right? So this thing is nothing but your electrical conductivity. So that's why the law is J is equal to sigma E. So this is the law that is given by Ohm. So as this is a vector and these two are a vector, so the law states that the electrical resistivity or conductivity over here is independent of the magnitude and direction of the electric field, right? So when the electric field will change, only J will change, but this will remain constant, right? Similarly, I can tell you that I is equal to, we know that V by R, or we can write R is equal to V by I. The ratio of voltage and current always remain constant as resistance. V may change, I may change, but this thing will not change. Similarly, you have already studied in capacitance chapter, C is equal to Q by V. क्या C Q के ऊपर डिपेंडेंट है? नो. क्या C V के ऊपर डिपेंडेंट है? नो. बट द रेशियो इज ऑलवेज ए कांस्टेंट. क्या R V के ऊपर डिपेंडेंट है? नो. क्या R I के ऊपर डिपेंडेंट है? नो. बट द रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट. सिमिलरली ओवर हियर. ठीक है. J is independent of this and this. Ratio of these two remain always constant, right? So this is the inference that is taken from Ohm's law. I hope this thing is clear. हाँ, और एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ. R प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया. ठीक है. तो हमेशा जब भी हम रेजिस्टेंस लिखा करेंगे, अच्छा ये फॉर्मूला सबको पता होता है, बट जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आता है तो अच्छे बच्चे गायब हो जाते हैं. अच्छे बच्चे गायब हो जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको. आप इस चीज़ को याद रखना, रेजिस्टेंस हमेशा प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. एंड जब भी हम करंट का इक्वेशन लिखेंगे, मैं आपको बताया था करंट हमेशा अलोंग द लेंथ होता है. इस चीज़ को आप ध्यान में रखना. ठीक है. तो रेजिस्टेंस जब भी लिखेंगे हम अलोंग द लेंथ लिखेंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी लेंथ को हम लेंगे. मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये चीज़ क्लियर होगा. ठीक है ना. तो ये आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में, मैं अभी आपको जो बताया, राइट. तो हम इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं. नाउ तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट, R प्रोपोर्शनल टू L, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा क्यूब है. ओके, ये ऐसा है. अब मान लो ये है आपका लेंथ L, या फिर इसको ABC ले लेते हैं कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए. ये है A,
ये है आपका B, या फिर इसको B ले लो, ये है आपका B एंड ये है आपका C, ठीक है। नाउ अभी इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो बच्चों करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगर इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हमें रेजिस्टेंस लिखना है R1, ठीक है। अब देखिए ये मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है मैं इसको ले लेता हूँ रो, मान लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रो इंटू, मैं आपको बताया था रेजिस्टेंस जब भी लिखा करते हैं हम उसी लेंथ को लेंगे जिस लेंथ में क्या फ्लो होता है, करंट, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं अभी अलोंग व्हिच लेंथ यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, अलोंग द लेंथ ए। तो हम यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, ए अपॉन एरिया, जो एरिया होता है उस, तो जो एरिया हम लेते हैं वो कौन सा एरिया लेते हैं, वो एरिया लेते हैं जहाँ पे करंट का डायरेक्शन उसको साथ परपेंडिकुलर हो, राइट। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा, परपेंडिकुलर, B इंटू सी। अच्छा यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, मान लो, ठीक है। अच्छा अभी मैं बोल रहा हूँ आपको R2, मान लो अब मैं बोल रहा हूँ करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, अब बताओ बच्चों R2 क्या होगा, खुद वीडियो को पॉज करके लिखा करो, लिख लिए, वेरी गुड, जिनका हो गया वो बहुत अच्छा है। तो क्या लिखेंगे, रो इंटू B अपॉन परपेंडिकुलर एरिया दैट इज A इंटू C। अगर मैं R3 की बात करूं बच्चों, मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा, समझ में आ रहा है करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसे इमेजिन करो 3D में, तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। तो इस केस में हम R3 को क्या लिखेंगे बच्चों, रो इंटू, अरे A की तो बचा क्या है सर, सो रो इंटू C अपॉन A इंटू B, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बताया इसी का इलस्ट्रेशन मैंने अभी लिया। तो आप एक चीज़ देखिए, कौन सा लेंथ बड़ा मैं अज्यूम किया हूँ, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो सबसे बड़ा कौन है, R1, सबसे छोटा कौन है, R3। तो अगर मैं R max बाय R min का रेशियो लूँ, R max बाय R min, तो क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, क्या लिखेंगे हम, तो ये रो से रो चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, A अपॉन BC बाय C अपॉन AB। तो क्या बचा चीज़ को भी हमने जो यहाँ पे जो पढ़ा R प्रोपोर्शनल डुअल, उसी के ऊपर मैं एक बहुत ही छोटा सा इलस्ट्रेशन लिया, तो जो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, राइट। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के और बहुत प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज इस लेक्चर में, ठीक है ना। देखते हैं कितना तक जा पाता है, ठीक है, मिटा दे इसको, ठीक है, ओके ना। हमेशा उसी लेंथ के बारे में एनालिसिस करें जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस लिखते वक्त ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप भूल चुके हो ये चीज़, तो अभी मैं और एक बार आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल का तो प्रॉपर्टी है ही, एंड वो और किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन के ऊपर। वो और भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है बच्चों, उसको आप याद रख लेना चाहिए। ये हायर फिजिक्स में आप पढ़ोगे, बेसिकली इंजीनियरिंग में आप अगर गए तो इंजीनियरिंग में आप इसको पढ़ोगे। बेसिकली फिजिक्स इज नथिंग बट व्हाट, फिजिक्स मतलब जो इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग जो होता है वो फिजिक्स का ही एप्लीकेशन होता है। विदाउट इंजीनियरिंग फिजिक्स इज फिलोसफी पढ़ते थे, कैसे क्या चीज़ होता है। खैर, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो मैं फालतू से आपको एक्सटाइल मारने के लिए बता दिया। तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, आप याद रखो इस चीज़ को, R ऑफ T इज इक्वल टू R नॉट होल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना चाहिए ना। अभी मैं बता देता हूँ कौन क्या है। ये जो R ऑफ T होता है बच्चों, ये होता है रेजिस्टेंस 8 T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। R नॉट जो होता है बच्चों, वो होता है रेजिस्टेंस 8 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाउ अल्फा जो होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। याद करो, ऐसा आपने
पढ़ा था 11th के थर्मल एक्सपांसन वाले चैप्टर में, याद करो इस चीज़ को, ठीक है। नाउ डेल्टा टी जो होता है बच्चों, डेल्टा टी को हम यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा यहाँ पे मैं कैपिटल टी लिखा हूँ, खैर इसको कैपिटल टी ले लेते हैं, आर ऑफ टी, ठीक है। तो जो कैपिटल टी होता है बच्चों, सो कैपिटल टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जो कि यहाँ पे कितना है टी माइनस 0, दैट इज इक्वल टू टी, राइट। तो ये अल्फा जो होता है बच्चों, अभी हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अल्फा जो होता है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है किसके लिए, फॉर कंडक्टर्स, फॉर ऑल द कंडक्टर्स ये पॉजिटिव होता है, फॉर ऑल द कंडक्टर्स, राइट। मेटल्स भी एक कंडक्टर है तो इसके लिए पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव किसके लिए होता है बच्चों, नेगेटिव होता है इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब के लिए अल्फा जो है ये नेगेटिव होता है बच्चों। ये इसका मतलब क्या है, अगर अल्फा पॉजिटिव है इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। एंड अगर अल्फा नेगेटिव है तो उस मटेरियल के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़, तो इस चीज़ को आप याद रख लेना। नाउ अभी हम और एक चीज़ बात करेंगे रेजिस्टेंस में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला आया, सो आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। इसको बहुत जल्दी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी हम अगर मैं बात करूँ, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है R1 एट T1 डिग्री सेल्सियस, मेरे बात को ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों। तो R1 को क्या लिखूंगा, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T1, डेल्टा टी को हम लिखेंगे T1 माइनस 0, मैं डायरेक्ट लिख लिया। सिमिलरली अगर R2 जो है रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T2, डेल्टा T2 मतलब बेसिकली डेल्टा T2 इज T2 माइनस T0, अभी जो बताया आपको, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अभी आप क्या कर सकते हो, 1/2 कर दो। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना आया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अभी निकालेंगे, राइट। तो देखो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों, तो हमारे पास अल्फा का आप वेरीफाई कर लेना 1/2 करके, तो मेरे पास आंसर आएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R2 T1 माइनस R1 T2। आप वेरीफाई कर लेना इस चीज़ को, राइट, सही है कि नहीं, वेरीफाई कर सकते हो आप, राइट। अल्फा का वैल्यू आप चेक कर लेना। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं और आगे बढ़ूँ इसी के साथ, तो सिमिलरली बच्चों जो रेजिस्टिविटी होता है वो भी टेम्परेचर के साथ ही वेरी करता है। इनफैक्ट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। इस चीज़ को नोट करके लिख लो कहीं पे भी कॉपी पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज ओनली द प्रॉपर्टी, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसको हम क्या लिखेंगे, रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। रो टी क्या है, रो ऑफ टी, रो टी नहीं, रो ऑफ टी क्या होता है, रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस। ये रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो कि पॉजिटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, और नेगेटिव होता है किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसका होता है बच्चों, बताया था आपको, अलॉयज का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो 1 इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T1, रो 2 इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T2। तो क्या आप बच्चों यहाँ से अल्फ़ा निकल सकते हो, निकाल लेना आप, ठीक है। सारा चीज़ मैं ही करूँ क्या, अब निकाल लेना इस चीज़ को। तो ये है अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। तो अभी अभी जो हमने देखा बच्चों, रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है उसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं। कोई कोई बुक में इसे के पे डिनोट करते हैं, कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, राइट। तो उसे हम के पे डिनोट करते हैं या फिर जी पे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिमिलरली अगर हम अल्फ़ा या फिर हम जी को लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, तो जी ऑफ टी, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/g ऑफ टी, राइट, इज इक्वल टू 1/g0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा निकल सकते हो,
राइट। सिमिलरली आप जो मैं आपको जो बताया था वो वाला फार्मूला क्या बताया था आपको, R1 माइनस R2 अपॉन R2T1 माइनस R1 T2। तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, R1 को आप रख सकते हो 1/G1 एंड R2 को आप रख सकते हो 1/G2। ये भी आप अगर आप पुट कर लोगे तो आपका अल्फ़ा आ जाएगा कौन सा टर्म में, G1 एंड G2 में, ठीक है, G1 एंड G2 में, G1 एंड G2 में, राइट। तो ये R1 1/G1, R2 1/G2, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ G1 एंड G2, राइट। G को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसका यूनिट क्या होता है, मोह, राइट। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नाउ आप इस चीज़ को 1.5x स्पीड लगाकर YouTube पे देख सकते हो, टाइम बचा के इस चीज़ को पढ़ लेना। जो चीज़ थ्योरेटिकल होता है मैं आपको बताया, आज इट इज आपको याद रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा देखो, जो V = RI फॉर्मेट हुआ ना, जो सब डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों ओहमिक डिवाइसेस। कौन सा डिवाइसेस, ओहमिक डिवाइसेस। जो डिवाइसेस कौन सा लॉ को ओबे करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ओहमिक डिवाइसेस। इसका मतलब उनके लिए जो VI कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, राइट। एंड एग्जाम्पल ऑल द कंडक्टर्स, ठीक है। एंड जो सब डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उन्हें हम नॉन ओहमिक डिवाइस बोलेंगे, नॉन ओहमिक डिवाइस या फिर नॉन लीनियर डिवाइस, ठीक है। इन्हें बोला जाता है लीनियर डिवाइसेस, लीनियर डिवाइसेस। एंड जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उसे हम बोलेंगे नॉन ओहमिक डिवाइस और नॉन लीनियर डिवाइस। उनके लिए VI का कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कुछ और है, राइट। वो कुछ इस प्रकार है, ये मान लो ये है वोल्टेज, ये मान लो है करंट, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार है, राइट। ये चीज़ हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के चैप्टर में। ये ग्राफ होता है बच्चों VI कर्व का फॉर सेमीकंडक्टर डायोड्स, ठीक है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नो। तो क्या ये ओहमिक डिवाइस है क्या, नो। तो ये कैसा डिवाइस है, नॉन ओहमिक डिवाइस और नॉन लीनियर डिवाइस, राइट। तो या फिर आप थायरिस्टर की बात कर लो, थायरिस्टर के लिए जो कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, राइट। ये कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, थायरिस्टर के लिए कर्व, राइट। तो ये ग्राफ आप देख सकते हो, ये भी नॉन ओहमिक डिवाइस है, राइट। और भी एक नॉन, तो अगर मैं बात करूँ ये है थायरिस्टर, ठीक है। तो बहुत सारे नॉन ओहमिक डिवाइस है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, ऑल द सेमीकंडक्टर्स और ऑल द इंसुलेटर्स, दे आर नॉन ओहमिक डिवाइस बिकॉज दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। हाँ, वो ओम्स लॉ ओबे करते हैं बट एक पर्टिकुलर रीजन में। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओम्स लॉ ओबे करता है, पीस वाइज लीनियर। ये पूरा लीनियर नहीं है, ये पीस वाइज लीनियर है, ठीक है। खैर आपकी टेक्स्ट में आपको ये याद रखना होगा कि ऑल द सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल द इंसुलेटर्स दे आर ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ठीक है, याद रहा इस चीज़। नाउ और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं आपको। एक होता है आपका थर्मिस्टर, थर्मिस्टर तो हाँ, एक होता है आपका थर्मिस्टर, थर्मिस्टर, राइट। तो थायरिस्टर अलग होता है, थर्मिस्टर अलग होता है, राइट। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये एक डिवाइस है, नॉन ओहमिक डिवाइस, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, राइट। नाउ हाँ भाई, हम क्या पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ, राइट। ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस के बारे में हमने बात कर लिया, इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। नाउ अभी हम बात करते हैं थर्मिस्टर के बारे में, ठीक है। तो थर्मिस्टर एक नॉन ओहमिक डिवाइस है
जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। एंड इसका दो तरीके का अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा क्या है बच्चों, मैं आपको बताया था, अल्फ़ा इज़ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो ये जो थर्मिस्टर है इसका अल्फ़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे PTC, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड इसका अल्फ़ा नेगेटिव भी हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे NTC, ठीक है। तो इसका सिंबल बच्चों इस प्रकार होता है, आप याद रख सकते हो, याद रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, राइट। ये होता है थर्मिस्टर आपका, राइट। कभी कभी ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे करके ऐसे भी दिखा देते हैं, ये भी है थर्मिस्टर, ठीक है, थर्मिस्टर, राइट। तो जिसका अल्फ़ा दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो जस्ट नॉमिनल लेवल पे है, मैं आपको बता दिया, इस चीज़ को आप याद रख लेना, राइट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नाउ एक प्रॉपर्टी होता है मेटल का, जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि डिपेंडेंट है ऑन मेटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड किसके साथ, डायमेंशन के साथ, ठीक है। वेयरएज व्हाट अबाउट योर रेजिस्टिविटी, ये एक कैसा प्रॉपर्टी है, बल्क प्रॉपर्टी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर, ये और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं।